हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशी कोचिंग क्लासेस। आज हम इस क्लासेस के माध्यम से 11th क्लास की फ़िज़िक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फिज़िक्स को स्टार्ट करने से पहले आज जो बेसिक लेक्चर है आपका 11th क्लास की फ़िज़िक्स का, इससे मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, फ़िज़िक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने बहुत सारा थोड़ा सा जितना भी हमारे नेचर में फ़िज़िकल वर्क हो रहा है, फ़िज़िकल घटनाएँ, फ़िज़िकल फिनोमिनाज, जितने भी फ़िज़िकल फिनोमिनाज हो रहे हैं मैंने एनालाइज़ किया। उसके बाद में मैं सारे के सारे इंक्लूड करने वाला हूँ इस लेक्चर में, ताकि फ़िज़िक्स को जब हम पढ़ें थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाए कि हमें आने वाले टाइम में फ़िज़िक्स में समझना क्या है, फ़िज़िक्स में पढ़ना क्या है और फ़िज़िक्स में हमारे पास में आने वाला क्या है। क्योंकि हमारे नेचर में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हर रोज़, ऐसे बहुत सारे फिनोमिनाज जो आपके सामने हर रोज़ घट रहे होते हैं, उन सभी के पीछे का एक राज होता है, उन सभी के पीछे एक फ़िज़िक्स होती है। उसे जानने के लिए मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट लाने के लिए लेक्चर में इस बेसिक लेक्चर को लेकर के आया हूँ। उसके बाद में हम जितना भी हमारे पास में फ़िज़िक्स का जो सिलेबस होगा वो धीरे धीरे डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है ये बेसिक लेक्चर है फ़िज़िक्स का, जिसमें मैं डिस्कशन करना चाहूँगा पहले साइंस को, साइंस के बाद में, क्योंकि क्या है फ़िज़िक्स ब्रांच ऑफ साइंस, क्योंकि हमारी जो फिज़िक्स है वो ब्रांच है किसकी, साइंस की। क्योंकि साइंस ने क्या किया है कि साइंस ने एक साइंस नाम दे दिया गया, लेकिन साइंस की अलग अलग ब्रांचेस बना दी गई। साइंस की एक अलग अलग ब्रांचेस बना दी गई, जैसे कि हमारे पास फिजिकल वर्क को डिफाइन करने के लिए हमारी फिजिक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ऐसे ही जैसे केमिकल वर्किंग का काम करने के लिए एक केमिस्ट्री को इन्वॉल्व कर दिया गया है। बायोलॉजिकल साइंस को बनाया जिसने ह्यूमन बॉडी का एनालाइज करने के लिए किसी एक साइंस को यूज़ किया, जिसे हमने क्या बोला है, बायोलॉजी। तो ऐसे ये सारी की सारी कंडीशंस, कैसे हमारी फ़िज़िक्स इन्वॉल्व हुई, कैसे फ़िज़िक्स कहाँ से आई, फ़िज़िक्स का मतलब कि फ़िज़िक्स निकल के कहाँ से आया, वो सारा का सारा डिस्कशन करना चाहूँगा मैं अभी, ताकि फ़िज़िक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ सके, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से लेक्चर को। इसे पूरा का पूरा इंटरेस्टेड बनाया ताकि वो सारी की सारी घटनाओं को मैं आपको फेस कराने का प्रयास करूँगा जो कि आपके फिनोमिनाज में, आपके नेचर में हो रही हैं, ठीक है। चलिए देखिए ज़रा, फ़िज़िक्स को डिस्कशन करने से पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे साइंस को, ठीक है। साइंस वर्ड से आप सभी परिचित हैं, ठीक है। साइंस क्या है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साइंस क्या है? साइंस इज ओनली सिस्टमेटिक नॉलेज, ठीक है। साइंस क्या है? एक सिस्टमेटिक नॉलेज है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, टेस्ट एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। साइंस क्या है? साइंस को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ कि साइंस क्या है, साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। साइंस क्या एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जो कि बेस्ड है, जो बेस जिसका बेस है आर्ग्यूमेंट, टेस्ट। क्योंकि हम साइंस में जितने भी किसी बात को अगर मानते हैं, साइंस में हम पहले उसे प्रूव करके दिखाएंगे तब जा करके उस बात को एग्री करते हैं, ठीक है। अब साइंस क्या है वो आप सभी जानेंगे धीरे धीरे, ठीक है। पहले डिस्कशन करेंगे साइंस वर्ड आया कहाँ से है, ठीक है। साइंस वर्ड has comes to be Latin word scientia, या CO, which means to know। देखिए ज़रा, साइंस क्या है? साइंस वर्ड कहाँ से आया है? साइंटिया एक लैटिन वर्ड है जहाँ से साइंस वर्ड का उद्भव हुआ है, ठीक है। साइंस वर्ड कहाँ से आया है? साइंटिया वर्ड से आया है, ठीक है। साइंटिया वर्ड से, या हम CO भी बोलते हैं इसे, कुछ बुकों में CO दे रखा है, कुछ में साइंटिया दे रखा है, ठीक है। इस वर्ड का जो मीनिंग है वो मीनिंग है टू नो, ठीक है, टू नो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शब्द का अर्थ टू नो का मीनिंग क्या है। भाई साइंस का मीनिंग क्या है? टू नो, यानी कि हमारी अर्थ पर होने वाली सारी की सारी जितनी भी घटनाएं, जितना भी फिनोमिनाज हो रहे हैं, उन सभी कंडीशंस को समझने के लिए, जानने के लिए हमने किसका यूज़ किया है? साइंस। क्योंकि आज आप सभी को पता है कि हमारे नेचर में होने वाले फिनोमिनाज, जैसे कि आप सभी को एक पिक्चर्स दिखाई दे रही होगी, जैसे हमारी गैलेक्सीज़ के बारे में आज हम नॉलेज को रिसीव कर चुके हैं, ठीक है। जैसे बादलों का गरजना, ठीक है,
दूसरा, आप सभी को पता है कि हमारी अर्थ का रोटेशन, ठीक है, जैसे हमारी अर्थ, आपको एक पिक्चर्स दिखाई दे रही होगी जिसमें आपको दिखाया गया है कि हमारी अर्थ जो है, हमारे जो सन है उसके चारों ओर रोटेट कर रही है। इन सब का रोटेशन किस प्रकार से रोटेट कर रही है, इसका रीज़न क्या है, ये क्यों रोटेट करती है, इन सभी कंडीशंस को जानने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, साइंस का। ठीक है, ऐसे आपको एक पिक्चर्स और दिखाई दे रही होगी जिसमें आप सभी को दिखाने का मैंने प्रयास किया है कि जैसे हमारी पृथ्वी के चारों ओर हमारा मून रोटेट कर रहा होता है। और दूसरा, आप सभी को देखने को मिलेगा कि वो जो हमारे मून का जो साइज़ है वो कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा। इन सभी कंडीशंस को जानने के लिए किसका प्रयोग किया हमने, साइंस ने यानी कि मनुष्य ने अपनी बौद्धिक रूप से यानी कि बौद्धिक के रूप से साइंस को इतना डेवलप कर दिया है जिसमें उसने अनेकों फिनोमिनास को उजागर कर दिया है ताकि आपको इन सभी कंडीशंस के बारे में समझाया जा सके। आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि हमारे पास में जो पिक्चर्स मैंने आप सभी के लिए लगा रखी है, पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई है कि जिसमें हमारे मून का जो साइज़ है कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, और वो मून पर्टिकुलर एक मोशन में हमारी अर्थ है जो उसके चारों ओर रोटेट कर रहा होता है। ठीक ऐसे ही जैसे आप सभी को हमारे बादलों में नज़र आता है इंद्रधनुष का बनना, जो कि 7 कलर्स में आप सभी को दिखाई देता है। ये सारी की सारी कंडीशंस हमें कैसे पता लगी, ये हमें पता लगी हमारी साइंस के द्वारा। साइंस आज इतनी ग्रो कर चुका है, आप सभी जानते हैं ये सारी की सारी कंडीशंस। इसीलिए इसका मीनिंग क्या है, टू नो, यानी कि हमारी फिजिकल में यानी कि हमारी अर्थ पर किसी भी प्रकार की कोई कंडीशंस घट जाती है, कोई फिनोमिनास होता है, तो उन सभी घटनाओं के बारे में एनालाइज करने के लिए हमने साइंस का यूज़ किया। ठीक है, और साइंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, टू नो, यानी कि हमारी अर्थ पर कोई भी फिजिकल अगर फिनोमिनास हुआ है तो उन सभी कंडीशन को हमने जानने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, साइंस का। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे आप सभी को पता है कि हमारा जो मून है वो मून ऐसा नहीं है जैसे आपको पिक्चर से एक दिखाई दे रही होगी। उस मून के ऊपर कैसा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ऊपर से अगर आप देखने को मिलेगा आपको तो आप देख पाओगे कि उसकी जो कंडीशंस है वो कैसी है, वो आपको देखने को मिल जाएगी कि आप अगर चंद्रमा पे यानी कि अपने मून पर अगर आप जाओगे तो वहाँ की कंडीशन को अगर आप देखना चाहोगे तो आपको ऐसी कुछ देखने को मिलेगी जैसे आपको एक पिक्चर्स में दिखाई देने को मिल रही है। ठीक है, और दूसरी बात, ऐसी आप सभी ने जैसे आज हमारी साइंस के दम पर, हमने साइंस की नॉलेज के दम पर आज बहुत सारी गैलेक्सीज़ को क्या कर लिया है, हमने फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, जैसे हमारी अर्थ है, हमारी एक गैलेक्सीज़ है, और ठीक ऐसे ही अनेकों गैलेक्सीज़ को हम फाइंड करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर मनुष्य जीवित रह सकता है, जब मनुष्य ने अभी देखो पीछे अभी मैंने एक पिक्चर्स आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। अभी पिछले ही कुछ टाइम पहले ही हमारा क्या हुआ था, एक मंगलयान 2 हुआ था। ठीक है ना, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, देखिए मंगलयान 2 हुआ था जिसमें हमने अभी अपने एक प्लेनेट को वहाँ पर भेजा था, लेकिन वो जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आने के कारण उसका जो कनेक्शन था हमारा टूट गया। ठीक है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हम पहुँचे कैसे, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने यूज़ किया है साइंस का। साइंस ये है, आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा होगा कि साइंस के दम पर हमने आज वहाँ तक पहुँच चुके हैं जहाँ तक केवल मनुष्य सोच सकता है। ठीक है, तो इन सभी कंडीशंस के बारे में, इन सभी घटनाओं के बारे में, इन सभी फिनोमिनास के बारे में हम जानेंगे धीरे धीरे करके। फिजिक्स यही है और साइंस भी यही है, इन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे धीरे धीरे करके, इन सभी नॉलेज को रिसीव करेंगे कि हम मून तक पहुँचे कैसे, मून रोटेशन क्यों करता है, हमारी अर्थ रोटेट क्यों कर रही है मून इनके सूरज के चारों ओर, सन के चारों ओर। दूसरा, आप सभी ने देखा भी होगा कि सन है वो कंटिन्यूसली अपने जो लाइट है, जो प्रकाश है, उसे कंटिन्यूसली लाइट को कंटिन्यूटी में देता रहता है। ये सारी की सारी कंडीशंस कैसे हो रही हैं हमारी, यानी कि हमारे नेचर में सारी की सारी कंडीशन, ये घटनाएं कैसे घटित हो रही हैं, इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, धीरे धीरे जानेंगे इनके बारे में। ये सब नॉलेज हमें मिलेगी कहाँ से, फिजिक्स से और साइंस से। ठीक है, तो साइंस के बारे में आप सभी को मैंने बहुत सारा बता दिया। साइंस क्या है, साइंस वो है कि जो हमारे पास में सारी की सारी जितनी भी फिनोमिनास हो रहे हैं उन सभी घटनाओं के बारे में जान लेता है और जानने के बारे में हमें नॉलेज भी देता है। ठीक है, दूसरा एक बात और, हमारे पास में टू नो, ये तो खैर होगी बात कि साइंस वर्ड का मीनिंग क्या है, टू नो। ठीक है, साइंस की अगर आप डेफिनेशन देना चाहते हैं तो साइंस की आप डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। साइंस
साइंस साइंस साइंस is only systematic knowledge based on test and argument ठीक है, ये साइंस की डेफिनेशन है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि साइंस क्या है। साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। साइंस कोई भी विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट के कोई ऐसी नॉलेज नहीं देता है कि कोई अभी बोल दिया कि हाँ ये सब ऐसे हो जाएगा, या कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस जो भी बताता है वो सारा का सारा सिस्टमेटिकली होता है हमारा। इसलिए डेफिनेशन को आप देखिए जरा, डेफिनेशन में क्या क्या है। साइंस इज ओनली सिस्टमेटिक नॉलेज। साइंस क्या एक हमारी सिस्टमेटिक नॉलेज है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि सारे के सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, जैसे कोई भी अगर फिनोमिनास हमारे सामने हुआ है तो उसका हम विद प्रूफ देते हैं, जिससे हम बताते हैं कि हमारे पास में जो घटना घटी है वो कुछ उसका रीज़न ये है। ठीक है, तो उन सभी फिनोमिनास के बारे में हम देते हैं नॉलेज, ताकि हमारे पास में सारी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, ठीक है, तो साइंस के बारे में आपने यहाँ तक जान लिया। ठीक है, या कुछ और बताने का प्रयास करूँ इसमें और। देखिए, साइंस फीलिंग है एक, क्या एक फीलिंग। फिजिक्स एक फीलिंग है, साइंस एक फीलिंग है जिसे हम फील कर सकते हैं। और सारा का सारा ज़्यादा से जैसे हम फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे हर टॉपिक में फील आएगा, विश्वास करना। सारे के सारे पूरे टॉपिक्स को, सारे के सारे टॉपिक्स में सारे के सारे फील लाने का प्रयास करूँगा। हर टॉपिक को एक अच्छे से डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे डिस्कशन करते हैं साइंस के बारे में। आपको मैंने काफ़ी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा है जो आपको लगे कि हाँ, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि साइंस की यानी कि फिजिक्स के साथ साथ में बेसिक नॉलेज जितने भी हमारे, जैसे अर्थ पर हमारे कोई फिनोमिनास हो रहे हैं, जैसे हमारी जैसे गैलेक्सीज के बारे में नॉलेज को रिसीव करना, और हमारे स्पेस में होने वाली फिनोमिनास के बारे में, उन्हें मैं धीरे धीरे करके नॉलेज को इकट्ठा करूँगा और आपको इसी चैनल के माध्यम से वो सभी कंडीशंस के बारे में, उन सभी घटनाओं के बारे में मैं बताता रहूँगा टाइम पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट के भी इसमें कुछ और इंक्लूड करते हैं। तो ये हमने भी साइंस के बारे में समराइज़ किया कि हाँ साइंस हमारे पास में क्या है, क्या कंडीशन को हमें बताने का प्रयास करता है। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिक्स की। ठीक है, ये तो हो गई बात हमारी साइंस की। अब बात करते हैं हम फिजिक्स की। ठीक है, देखिए ज़रा, देखिए ज़रा फिजिक्स होता क्या है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहिए कि फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स देखिए ज़रा, फिजिक्स होता क्या है। व्हाट इज अ फिजिक्स? फिजिक्स वर्ड कम टू बी, फिजिक्स वर्ड हैज़ कम्स टू बी, has come to be Latin word ni Greek word fuses which means नेचर। ठीक है, देखिए ज़रा, फिजिक्स वर्ड कहाँ से आया? फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है। फिजिक्स क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स है नेचर। फिजिक्स है क्या? सिंपल सी अगर भाषा में मैं आपको बताऊं, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स
लॉज ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स लॉज ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या है? लॉज ऑफ नेचर। ठीक है, फिजिक्स क्या है? लॉज ऑफ नेचर, यानी कि हमारे नेचर में होने वाली सारी की सारी फिजिकल फिनोमिनास को एनालाइज करता है, उन सभी कंडीशन के बारे में सेटिस्फाई करता है, उन सभी कंडीशन के बारे में जानने के बारे में बताता है कि हमारे पास में फिजिक्स में होने वाली घटनाएं क्या है, यानी कि हमारी अर्थ पर फिजिकल फिनोमिनास के बारे में जानना। कैसे बताऊं फिजिक्स आपको क्या है? ये एयर का फ्लो फिजिक्स, लाइट फिजिक्स, बल्ब फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स, फैन फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आज जो कॉलिंग कर रहे हैं, नेटवर्किंग सिस्टम। आपको एक पिक्चर्स दिखाई दे रही होगी कि उसमें हम जब बात कर रहे होते हैं तो एक किस प्रकार से नेटवर्क बन जाता है। ये पॉसिबल कैसे हुआ है? हमारी फिजिक्स के द्वारा आज एक इतना बड़ा नेटवर्क बन जाता है जिससे कि हम विदाउट वायरलेस, यानी कि आपने कभी पहले देखा भी था कि हम कॉलिंग करने के लिए एक वायर के द्वारा जुड़ी हुई फ़ोन का यूज़ किया करते थे, जिससे हम कॉलिंग करने का यूज़ करते थे। लेकिन आज फिजिक्स की बदौलत, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण, थोड़ा सा आगे डिस्कशन आएगा, मैं बताऊंगा आपको एक पिक्चर जिसमें दिखाने का मैंने प्रयास किया है, जिसमें मैंने दिखाया है कि हमारे पास में जो आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण इतना बड़ा इफेक्टेबल, यानी कि इतनी सुविधाजनक उसने कार्य किया है, जिससे कि आज कॉलिंग करने के लिए हमें किसी वायर का यूज़ नहीं करता, विदाउट वायरलेस नेटवर्किंग सिस्टम। ठीक है, ऐसे बहुत सारी घटनाएं, फिजिकल फिनोमिनास के बारे में टोटली नॉलेज देता है हमारा फिजिक्स। क्या बताऊं मैं आपको? मैग्नेट देखा है, मैग्नेट आप बहुत ही प्यारा सा, अगर मैं आपको बताऊं कि मैग्नेट के बारे में आप सभी ने जाना होगा। मैग्नेट क्या है? किसी भी बॉडी को अपनी ओर, यानी कि जो किसी की आयरन की बनी होती है उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। और आप सभी को इसके बारे में जानना, अगर आप इसे तोड़ देते हो तो इसके बीच में उपस्थित दो ऐसे चार्जेस, उन सभी चार्जेस के, यानी कि जो हमेशा अगर एक मैग्नेट को बीच में से अलग कर दें तो आप सभी को पता है कि इनके ऊपर एक अपोजिट चार्ज, एक चार्ज यानी कि सेम चार्ज इन्वॉल्व हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे हम मैग्नेट को अलग करते हैं तो वो जो चार्जेस होता है वो सेम इन पर आ जाता है, जिसके कारण हम अगर मैग्नेट को मिलाने का प्रयास करें वो कभी भी नहीं मिला सकते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं। और आज सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं अगर फिजिक्स का दूँ, फिजिक्स कहाँ नहीं है फिजिक्स। अभी धीरे धीरे आप मेरे साथ मेरे लेक्चर में चलो, जरा धीरे धीरे जैसे जैसे हम चलेंगे, न्यूटन के बारे में जानेंगे, न्यूटन ने क्या किया था, धीरे धीरे सभी के बारे में आप सभी को फंडामेंटल नॉलेज के बारे में देने का प्रयास करूँगा। न्यूक्लियस के बारे में नॉलेज को फिजिक्स के द्वारा आया। आज इतना सारा कार्य फिजिक्स के द्वारा हुआ है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ फिजिक्स के द्वारा, कंप्यूटर। आज बहुत सारी कैलकुलेशन जिन्हें हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया क्या करते थे, लेकिन आज हम कुछ सेकंड में ही कंप्यूटर के द्वारा उन सभी कैलकुलेशंस को सेकंड में कर देते हैं। वो सब कंडीशंस कहाँ से सेटिस्फाई हो सकी हैं? वो सारी फिजिक्स के द्वारा। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर हम जाने कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स तो मैंने आप सभी को बहुत सारा डिस्कशन कर दिया कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स लॉज ऑफ नेचर, यानी कि नेचर में होने वाले सभी फिनोमिनास को, फिजिकल फिनोमिनास जितने भी हैं, हम सारे का सारा डिस्कशन कहाँ करते हैं? हमारी फिजिक्स के द्वारा। ठीक है, और फिजिक्स क्या है? फिजिक्स नेचर, लॉज ऑफ नेचर है, यानी कि नेचर में होने वाले फिजिकल फिनोमिनास के बारे में डिस्कशन कहाँ होगा? हमारे नेचर, फिजिक्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं इसके थोड़े से सिलेबस के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि हमें आगे पढ़ना क्या है। ठीक है, उस नॉलेज को धीरे धीरे हम रिसीव करेंगे। अब डिस्कशन करते हैं इसके थोड़े से सिलेबस के बारे में, फिजिक्स ऑफ स्कोप ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मैं सेटअप कर दे रहा हूँ, देखिए ज़रा, स्कोप ऑफ फिजिक्स। क्या ब्रांच ऑफ फिजिक्स डाल लो, हेडिंग डालिए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, चलिए इसका पार्टीशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए
हम जो 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ते हैं वो थोड़ी सी क्लासिकल है, और जो हम 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ते हैं वो हमारी मॉडर्न फिजिक्स है। ठीक है, अब हमारे पास में क्लासिकल में क्या आएगा और हमारे पास में मॉडर्न में क्या आएगा या क्वांटम में क्या आएगा, वो हम अभी थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा मैं आप सभी के साथ में, ताकि आप सभी को यह पता हो सके कि हमें आगे डिस्कशन करना क्या है। ठीक है, देखिए इसे माइक्रोस्कोपी बोलते हैं, माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप फिजिक्स, या इसी का एक और नाम भी है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, इसे मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स, या इसी का दूसरा नाम है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ठीक है, अब हमारे पास में मॉडर्न में क्या आने वाला है और हमारे पास में माइक्रोस्कोपी में क्या आने वाला है। ठीक है, देखिए अब की बार गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ जो हमारा सिलेबस है उसे थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा जितना मेरे पास में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ सारे का सारा मैं सिलेबस में, मेरा जो सिलेबस होगा वो थोड़ा सा कंटेंट डिफरेंट होगा। मैं सारा का सारा सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि कुछ सिलेबस ऐसा डिक्रीज कर दिया गया है जिसके द्वारा फिजिक्स को पढ़ाना या पढ़ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो सिलेबस डिक्रीज हुआ वो आप देख लें, लेकिन जैसे भी मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूँ मैं सारे के सारे टॉपिक को डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास में मैकेनिक्स। ठीक है, अगर फर्स्ट पार्ट में इसमें लूँ तो हमारे पास में आएगा मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर ऑप्टिक्स, और उसके बाद में क्वांटम। वैसे इसका नाम एक क्वांटम भी है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास में क्या आएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हमारे पास में क्या आने वाला है। ठीक है, देखिए ज़रा मैकेनिक्स में हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड फिजिक्स आएगा हमारे पास में, वर्ल्ड फिजिक्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कशन करने वाले हैं इसमें हमारे पास में वर्ल्ड फिजिक्स जो मैंने अभी डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशन करना है हमें। ठीक है, उसके बाद में सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है, सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, इसमें हमारे पास में आ जाता है 1D मोशन में आ जाएगा 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे हमारे पास में टॉपिक आएंगे, जिसमें हमारे पास में प्रोजेक्टाइल जैसे टॉपिक आएंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास में प्रोजेक्टाइल जैसे टॉपिक आएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, वर्क होगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास में टॉपिक आने वाले हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो इसमें हमारे पास में आएगा हीट, ठीक है, लिक्विड, फ्लूइड के बारे में डिस्कशन करेंगे, हीट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वर्क एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वर्क एनर्जी के, हाँ एनर्जी के बारे में बात करेंगे, एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में एनर्जी के बारे में बात करें। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की मैं बात करूं, और भी टॉपिक्स हैं, मैं जितने भी बेसिक टॉपिक मैंने उठा लिया हूं। ठीक है, अब देखिए अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले हम मैग्नेटिक के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में चार्ज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की भी बात होगी हमारे पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात होगी। दूसरा करंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, AC DC के बारे में जानेंगे। ये सारा का सारा सिलेबस हमारे पास में इन सभी टॉपिक्स में हमने डिस्कशन करना है। उसके बाद में अगर मैं ऑप्टिक्स की बात करूं, तो ऑप्टिक्स में हमारे पास में पहले लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास में टॉपिक आएंगे, लाइट आ जाएगा, लेंस आएगा। ठीक है, टेलीस्कोप के बारे में डिस्कशन करेंगे।
टेलीस्कोप के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास में लेंसेज हो गया, मिरर के बारे में डिस्कशन करेंगे, मिरर के बारे में और पार्टिकल के बारे में। ये जो पार्टिकल है लाइट का पार्टिकल होगा हमारे पास में, लाइट का पार्टिकल होगा हमारे पास में, ठीक है। और ये सारा का सारा डिस्कशन हो रहा है हमारा, ठीक है। और भी हमारा डिस्कशन रहेगा। दूसरा, अगर मैं क्वांटम की बात करूं, अगर मैं क्वांटम फिजिक्स की बात करूं, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स की अगर हम बात करें तो क्वांटम फिजिक्स में हमें डिस्कशन करना पड़ेगा न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में, रेडियो एक्टिव के बारे में, रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में, मेटल्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास में। उसके बाद में हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन के चार्जेस के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के नेचर के बारे में, इलेक्ट्रॉन के नेचर के बारे में जानेंगे। तो ये बहुत सारा डिस्कशन हमारा होने वाला है आप सभी के साथ में। बात समझ में आ रही है ना? ये सारा का सारा डिस्कशन हमें अभी धीरे धीरे करना है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, ये सारा का सारा मैकेनिक्स जो पढ़ना है आपके 11वीं क्लास का टॉपिक है, ठीक है। आपके पास में ये सारा का सारा मैकेनिक्स जो हमने पढ़ना है वो सारा का सारा 11वीं क्लास का टॉपिक है हमारे पास में। 11वीं क्लास में मैंने जो पढ़ना है वो हमारे पास में ये कुछ टॉपिक्स होंगे, ठीक है। इनमें से ये भी हमारा 11वीं क्लास में टॉपिक आने वाले हैं। ये हमारा 12th क्लास का, ये आपको 11वीं क्लास में नहीं पढ़ना है। ये सारा का सारा 11वीं क्लास के टॉपिक्स हैं। मैग्नेटिक आपको जा करके वहीं मिलेगा, मैग्नेटिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, AC DC के बारे में। ये सारा का सारा आपका जो डिस्कशन होगा वो जा करके कहाँ पे होगा? 12th क्लास में। ये भी आपका 12th क्लास का टॉपिक है और ये भी क्वांटम भी आपका 12th क्लास का टॉपिक है। ये सारा का सारा डिस्कशन आपने जाकर करना है 12th क्लास में। अभी आपको जो डिस्कशन करना है वो सारा का सारा हमारे पास में 11th क्लास का डिस्कशन आपका ये सारा का सारा है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले इसमें हमारे पास में जो डिस्कशन होता है 11th क्लास में, इसमें हमें जो डिस्कशन मिलेगा वेक्टर होगा। सबसे पहले हमारे पास में वर्ल्ड फिजिक्स के बारे में, फिर वेक्टर, उसके बाद में मोशन, 1D मोशन, 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सारे के सारे मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सारे वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सारे का सारा डिस्कशन हमारा 11th क्लास का है, ठीक है। जितना भी बेसिक, इसलिए तो मैंने कहा है क्लासिकल फिजिक्स। आपने 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ते हुए आपको ज़्यादातर यही मिलेगा, पुली वाले क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है, पेंडुलम वाले क्वेश्चंस। क्योंकि न्यूटन के टाइम में 19,000 जो हमारे 1900 से पहले जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं सारे के सारे एक्सपेरिमेंट हम 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ते हैं। क्योंकि उस टाइम जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो सारे के सारे पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम जैसे कोई हमारे पुली पर लटका हुआ कोई बंदर, मंकी, ये सारे के सारे डिस्कशन वहीं हुए हैं उसी टाइम पे, ठीक है। तो इसीलिए वो सारा का सारा डिस्कशन हम करेंगे 11th क्लास की फिजिक्स में। उसके बाद में हम आ जाएंगे 12th क्लास की फिजिक्स में। यहाँ तक कि आप सभी को अगर नोट डाउन करना है कुछ तो आप सभी नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में डिस्कशन करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को, जिसमें हमारे पास में कुछ और सिलेबस को हमने डिस्कशन करना है। यहाँ तक हो गया, तो चलिए डिस्कशन करते हैं। अब एक बहुत ही फेमस टॉपिक है जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है, आता भी है। हमारे पास में एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है जिसे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि रोल ऑफ द फिजिक्स इन सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी में फिजिक्स का क्या रोल है और कैसे किस प्रकार से फिजिक्स ने अपना रोल इसके अफेक्ट क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके वो सारे के सारे डिस्कशन करना चाहूँगा। क्योंकि साइंस ने जितनी अगर साइंस के सुविधाएं हैं तो उसके कुछ अफेक्ट भी हैं हमारी सोसाइटी पर, ठीक है। ये टॉपिक डिस्कशन करना मेरे लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी हो गया क्योंकि आज की कंडीशन को देखते हुए, ठीक है। रोल ऑफ द फिजिक्स टॉपिक है बहुत प्यारा सा, रोल ऑफ द फिजिक्स इन सोसाइटी, ठीक है, कि फिजिक्स का रोल क्या है सोसाइटी में, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए साइंस ने, जहाँ साइंस की वजह से आज बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई हैं, ठीक है, वहीं इसके कुछ अफेक्ट भी है। पहले इसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे और उसके धीरे धीरे उसके बारे में जितना भी इससे अफेक्ट होते हैं उनके बारे में, ठीक है। अब देखिए अगर सोसाइटी में इसका अफेक्ट क्या हुआ है, सबसे पहले थोड़ा सी कंडीशन में चलते हैं, थोड़े से प्राचीन काल में, ठीक है। देखिए ज़रा हीट इंजन के बारे में आप सभी ने जाना होगा, ठीक है, हीट इंजन के बारे में आप सभी जानते होंगे, ठीक है। हीट इंजन एक क्या था, फिजिक्स के द्वारा बनाई गई वो एक ब्रांचेस थे जिसने हीट को ट्रांजेक्ट किया प्रेशराइज में, ठीक है।
जिसके कारण एक हीट इंजन बन करके तैयार हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, जैसे कि हमारे पास में हीट इंजन के द्वारा हमारे पास में ये जो टॉपिक है, ठीक है, एक जो हमारे पास में टॉपिक है हीट इंजन के द्वारा कितनी सारी सुविधाएं, आप सभी को पता है कितनी सारी सुविधाएं हुई हैं। ठीक है, दूसरा, आज कंप्यूटर की बात अगर मैं करूं, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर एक वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारी बहुत सारी वर्किंग में हेल्पफुल होती है। लाइक दैट आज बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया में इसका वर्क यूज़ है। ठीक है, आज बहुत सारे वर्किंग में इंडस्ट्रियल एरिया की अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्रियल एरिया की मैं बात करूं और नॉर्मल वर्किंग की में भी अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर यूज़ आज कंप्यूटर का है। कंप्यूटर आया कहाँ से? हमारी साइंस की देन है। ठीक है, कंप्यूटर किसकी देन है? हमारे साइंस की देन है। ठीक है, दूसरा, अगर मैं बात करूं, न्यूटन की बात करते हैं, जो कि 11th क्लास में आपको पढ़ने को भी मिलेंगे अभी। ठीक है, न्यूटन के कुछ लॉज के बारे में, लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इनका कितना बड़ा यूज़ है वो मैं आपको भी बताता हूँ। लॉज ऑफ मोशन के बारे में हमने पढ़ना भी है। ठीक है, अभी देखिए ज़रा, न्यूटन ने 3 लॉज दिए हैं मोशन के। ठीक है, न्यूटन ने 3 लॉज दिए हैं हमारे, जो अभी आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हो। इसमें थर्ड लॉ को डिस्कशन करना चाहूँगा क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल भी है। थर्ड लॉ क्या कहता है इसका कि एवरी एक्शंस हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखिए फिजिक्स का कितना बड़ा यूज़ है वो भी आपको धीरे धीरे पता लगेगा। ठीक है, इस लॉज का मीनिंग क्या है कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने कभी भी देखा होगा, स्टार्टिंग में मैं ऐसे थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए हमारे पास में कोई रॉकेट है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है? एक रॉकेट है। रॉकेट के एक श्रेणिक, एक बहुत ही छोटे से छिद्र में से गैस को बाहर निकाला जाता है। जितना प्रेशराइज ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कार्य करती है, उसी डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर मोशन करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये सारा का सारा पॉसिबिलिटी कहाँ से आई है? हमारी फिजिक्स से। ये कैसे पॉसिबल हुआ है? फिजिक्स के द्वारा। ठीक है, हमें मोशन कर रहे हैं, मोशन के बारे में इतना सारा डिस्कशन करोगे आप, बहुत ज़्यादा, सारा का सारा डिस्कशन अभी मोशन के बारे में आप फिजिक्स में कर लोगे 11th क्लास की, कि कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही है तो आपको किसी भी एंगल पर कितना रोटेट करना है, कैसे रोटेट करोगे आप। ठीक है, दूसरा, आपने कभी देखा भी होगा कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पढ़ेंगे, इसी में ही मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि आपको यदि जंप करना है तो कितने एंगल से आप जंप करें ताकि आप एक अच्छी लेंथ को रिसीव कर सकें। ठीक है, ये सारा का सारा डिस्कशन हमने फिजिक्स में करना है। ठीक है, दूसरा, लॉज ऑफ मोशन के बारे में बहुत सारा डिस्कशन होगा इसका, ये सारे के सारे हमारे पास में यूज़ यही है। ठीक है, और दूसरा हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं, देखिए ज़रा, देखिए हमारे पास में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें मैं डिस्कशन करूँगा अभी धीरे धीरे। देखिए ज़रा, ऐसे में अगर किसी एक टॉपिक और लूँ, जैसे इसका कितना बड़ा रोल हमारे पास में सेमीकंडक्टर का, जो कि आप 12th क्लास में जाकर के पढ़ोगे। सेमीकंडक्टर, देखिए ज़रा, सेमीकंडक्टर आप सभी को पता है कि सेमीकंडक्टर के द्वारा कोडिंग सेमीकंडक्टर में की जाती है, जिससे कि आज इन्वॉल्व हुआ है कंप्यूटर। सेमीकंडक्टर और फिजिक्स की देन है जिससे इन्वॉल्व हुआ है कंप्यूटर, लैपटॉप। ये सारी की सारी कंडीशंस कहाँ से सेटिस्फाई हुई हैं? फिजिक्स के द्वारा, सेमीकंडक्टर के द्वारा। ठीक है, और ज़्यादा दूर नहीं जाते, एक टॉपिक और डिस्कशन करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत प्यारा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कितना बड़ा यूज़ है आज के यूनिवर्स में। कैसे? देखिए ज़रा, आज आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो। ठीक है, उसके अंदर आने वाला नेटवर्क सिस्टम, उसके अंदर वर्क करने वाला नेटवर्क सिस्टम सारा का सारा
ये कार्य करता है। इसके द्वारा पूरा का पूरा नेटवर्क सिस्टम वर्क करता है। नहीं तो आप सभी ने भी देखा होगा कि पहले हम वायर के द्वारा जुड़ी हुई फ़ोन का यूज़ किया करते थे, ठीक है। लेकिन आज नेटवर्क सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा आज मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया जाता है, जिससे विदाउट वायरलेस हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे बड़ा यूज़ हुआ है आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है। इसी प्रकार से छोटे छोटे से यूजेस, बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं जिस फिजिक्स में आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। मैं धीरे धीरे डिस्कशन करूँगा, बहुत सारा डिस्कशन आप सभी के साथ में होना है। उन सभी फिजिकल फिनोमिनाल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हम वास्तविक रूप से रियलिटी में देखते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा डिस्कशन हुआ थोड़ा सा, जबकि हमारे पास में फिजिक्स में होने वाले जब फिनोमिनाल्स को हम देखते हैं, ठीक है। और दूसरा अभी डिस्कशन मैं थोड़ा सा और एक टॉपिक डिस्कशन करना चाहूँगा कि हमारे बेसिक जो फोर्सेस हैं हमारी अर्थ के, जो बेसिक फोर्सेस उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। चलिए बेसिक फोर्स ऑफ अर्थ। बेसिक फोर्स ऑफ अर्थ, बेसिक फोर्स ऑफ अर्थ। देखिए ज़रा, जब बेसिक फोर्स ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो मैं 3 से 4 फोर्सेस को अभी इंक्लूड करते हैं हम फिजिक्स में। फर्स्ट, जिसमें मैं लेता हूँ ग्रेविटेशनल को, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरा मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स, और उसके बाद वीक फोर्स, ठीक है। बात करते हैं पहले इस ग्रेविटेशनल फोर्सेस की। सबसे पहले अगर इसमें इंक्लूड करूं मैं, तो ये हमारे पास में लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में? लॉन्ग रेंज फोर्स। वर्क कैसे करता है लॉन्ग रेंज फोर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए ज़रा, जब दो बॉडी के पास में जब कुछ मास होता है, वह दो बॉडी जिनके पास में कुछ मास होता है, तो उन दो बॉडी के पास में मास होने के कारण एक बॉडी दूसरी बॉडी को, अर्थ हमारी क्या करती है, जब अगर किसी सामने वाले मतलब किसी बॉडी पर अगर मास होता है, अगर वो उसके पास में कुछ मास है, ठीक है, तो हमारी अर्थ अपने सेंटर की ओर से अट्रैक्ट करती है। ध्यान रखना कि कोई भी बॉडी जिसके पास में, हमारे पास में मान लीजिए ये कोई बॉडी है जिसके पास में 2 kg मास है, ठीक है, और हमारी ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ इसे हमेशा अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि मान लीजिए ये कोई फ्रूट का पेड़ है, ठीक है, तो ये फ्रूट अगर यहाँ से टूट जाए तो हमेशा हमारी अर्थ पर आकर के गिरता है, जो कि आइजैक न्यूटन ने बताया था, ठीक है। ये क्या है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक पूरा का पूरा चैप्टर है, इसका पूरा का पूरा डीपली मैं डिस्कशन कराऊंगा, आप सभी के साथ में डिस्कशन होगा, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। सेकंड बात अगर मैं करूं इसी के बारे में, ये डिपेंड नहीं करता है बॉडी के नेचर पर, डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ बॉडी, नेचर ऑफ बॉडी, यानी कि ये डिपेंड नहीं करता कि बॉडी का नेचर क्या है, बस बॉडी के पास में मास होना चाहिए, बॉडी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। दूसरा, मैग्नेटिक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, उसके बाद में दोनों को कंबाइन करके कुछ और डिस्कशन कर दूँगा। मैग्नेट चार्ज के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें हम चार्जेस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जब एक पॉजिटिव चार्ज इसके पास में लाया जाता है, ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करती है, रिपल करने का प्रयास करती है, ठीक है। दूसरा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव सेम चार्ज आएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये रिपल करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास में मैग्नेटिक जो फोर्स है, जो हमारे पास में मैग्नेटिक फोर्स है, ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। क्या, एक लॉन्ग रेंज फोर्स,
लॉन्ग रेंज फोर्स। एक दूसरी बात, इन दोनों फोर्सेस की एक क्वालिटी है, ये दोनों ही फोर्स, बोथ आर फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं कि मीडियम किस प्रकार से है, ठीक है, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं हमारे पास में, और ये दोनों के दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स है। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में हम बात करेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, ठीक है। हम न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के द्वारा अट्रैक्ट करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, एक पॉजिटिव प्रोटॉन और एक पॉजिटिव प्रोटॉन एक दूसरे के पास में लाए जाएंगे तो ये रिपल करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, रिपल करेंगे। एक न्यूट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा, लेकिन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन अगर एक दूसरे के पास में लाए जाएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये क्वालिटी इसमें पाई जाती है। और दूसरा, इन फोर्सेस के बारे में हमें डिस्कशन और भी डीपली करना है, पूरा चैप्टर इनके ऊपर। दूसरा, ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये क्या है, एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। अब बात करते हैं वीक फोर्सेस की। वीक फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आप सभी ने रेडियो एक्टिव तत्वों का नाम सुना होगा, जो कि हमेशा रेडियो एक्टिव, जिसमें से रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती रहती हैं। तो वो निकलने का कारण ये है क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा होता है, वो हमारे पास में वीक फोर्स होता है, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव मेटल, ठीक है। अब उन सभी के बारे में डिस्कशन करना है, रेडियो एक्टिव मेटल्स के बारे में, और भी धीरे धीरे सारे के सारे फिनोमिनाल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सारा का सारा फिजिक्स को एकदम पूरा फीलिंग के साथ में पढ़ना है, रटना नहीं है कुछ भी। सारा का सारा डिस्कशन आपका मेरे साथ में होने वाला है। एक एक टॉपिक को मैं पूरा फीलिंग के साथ में आप सभी को डिस्कशन कराऊंगा। ये सारे के सारे, ये तो केवल बेसिक था, ये तो मैंने केवल आपको बताया कि हमने ये सारी नॉलेज को रिसीव करना है। अभी बहुत सारा डिस्कशन आप सभी के साथ में होना है, ठीक है। इसी के साथ में लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को अच्छे से स्टडी करना है और सिलेबस को डिस्कशन करना है इसमें, ठीक है। और तब तक के लिए आपको अच्छे से स्टडी करना है। और चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।